चलिए आज हम लोग जो है ज्वालामुखी शुरू करेंगे। ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने भूकंप के बारे में पढ़ा था और भूकंप कैसे आता है मैंने आपको बताया था। तो और प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ा हुआ भूकंप भी होता है और प्लेट टेक्टोनिक जुड़ा हुआ ज्वालामुखी भी होता है। दोनों चीज़ें जो है इसी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है ना। चाहे वो भूकंप हो चाहे ज्वालामुखी हो, दोनों घटनाएं जो है प्लेट टेक्टोनिक से जुड़ी हुई हैं। प्लेटों के टकराने से ही ज्वालामुखी भी आता है और भूकंप भी आता है, ठीक है ना। तो हम लोग आज जो है वॉल्केनो के बारे में जानेंगे कि वॉल्केनो होता क्या है, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र, परिभाषा क्या दी गई है कि ज्वालामुखी से तात्पर्य उस छिद्र से है अथवा ओपनिंग से है या दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, ठीक है ना। क्या कह रहा है ये कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जिसका संबंध होता है, ठीक है, वो ज्वालामुखी का छिद्र होता है। एक ज्वालामुखी होता है जैसे, और उसका छिद्र होता है और उसका संबंध किससे होता है, तो वो होता है किससे, तो होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है, जिसके माध्यम से तप्त गैस, लावा, तप्त गैस, बहुत सारी गैसें निकलती हैं, लावा तरल अवस्था में, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन या निकलना होता है, ठीक है। जैसे दो प्लेटें हैं आपस में जब टकराती हैं तो यहाँ से मैग्मा निकलता है और एक पाइप होती है, पाइप के माध्यम से मैग्मा जो है बाहर निकलता है। तो मैग्मा जो बाहर निकलता है उसको लावा बोलते हैं और एक छिद्र होता है जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से कनेक्टेड होता है। अभी आपको दिखाऊंगा मैपिंग में, तो आपको समझ में आ जाएगा पूरी बात, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ परिभाषा देखनी है कि ज्वालामुखी का तात्पर्य उस छिद्र अथवा दरार से है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से होता है और जिसके माध्यम से तप्त गैस, लावा, तरल अवस्था में, राख, जलवाष्प आदि का निर्गमन या निकलना होता है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया के अलावा बात करते हैं। देखो ऐसे ही ज्वालामुखी निकलता है, देखो ज्वालामुखी जो विस्फोट हो रहा है ऐसे ही हो रहा है। देखो ये ऊपर आग निकल रही है और ये जो निकल रहा है ये मैग्मा है। देखो चारों तरफ मैग्मा फैल रहा है। देखो ये वही मैग्मा है जो लावा के रूप में बाहर तरल अवस्था में बाहर आता है, ठीक है ना। और ये बहुत, और इसी से आग्नेय चट्टानें बनती हैं, ठीक है ना। चट्टान के बारे में कल जब पढ़ाऊंगा तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी आप लोगों को। तो देखो ये पूरा मैग्मा देखो निकल रहा है और बाहर की ओर ये लावा के रूप में बाहर फैल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद में देखो एक मैप ये भी दिखाया गया है कि देखो कितना तेज विस्फोट होता है और देखो विस्फोट के बाद देखो बहुत सारे धुआं निकलते हैं। तो आसपास जहाँ ये निकलते हैं, विस्फोट होता है, वहाँ वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से बहुत तरह तरह की गैसें निकलती हैं, अभी मैं बताऊंगा उसको आगे हम, ठीक है। और देखो ये कैसे लावा जो है इतना तेजी से फुहार मारते हुए निकल रहा है। तो और ये पूरा लावा फैल जाएगा चारों तरफ और यही जो है लावा का पठार कहलाता है, जो है जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें आगे, देखो ये है लावा। देखो ये लावा है, बिल्कुल देखो गर्म अवस्था में लावा है, देखो निकल रहा है और निकल के चारों तरफ फैल रहा है। ये ठंडा हो जाता है तो इसी से बेसाल्ट की चट्टानें बनती हैं, ठीक है ना। इसी से किसकी चट्टानें बनती हैं, तो बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं, ये बात याद रखना, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखो, ये देखो बहुत सारा मैप इसलिए रखा हूँ जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए। देखो ये पूरा देखो लावा, जैसे लावा की नदी बह रही है। देखो ये ऐसे नदी बहती है, ऐसे लावा की नदी बह रही है और ये कम से कम 15 से 20-25 किलोमीटर तक चला जाता है ऐसे बहते हुए, ठीक है ना। देखो यहाँ भी बह रहा है पूरा लावा, देखो कैसे बह रहा है ना। और देखो यही ठंडा होने से विभिन्न प्रकार की खनिजें भी बनती हैं, ठीक है। तो लावा जब निकलता है तो कई कई किलोमीटर चल जाता है, कभी कभी किसी किसी गांव में प्रवेश कर जाता है। अगर कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो गांव के लोग जो क्या होते हैं वहाँ परेशान हो जाते हैं, तो एक आपदा के रूप में इसको देखा जाता है, ठीक है। यह जो है आपदा एक होती है और हमारे यहाँ तो कम होती है लेकिन और देशों में बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जापान में, फिलीपींस में, ठीक है। देखो ये भी एक मैंने लावा का मैप निकाला है। देखो ये लावा निकल रहा है और ये देखो कैसे लावा देखो गरम गरम अवस्था में देखो पूरा फैल गया है। और देखो जो ठंडा हो गया वो ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, एक देखो ब्लैक कलर का। तो ये सूख, इसके ठंडा होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई क्योंकि ऊपर वायुमंडल है, तो ये सूख जाएगा, यही बाद में बेसाल चट्टान बनेगा। और यही बेसाल चट्टान बनने के बाद ये क्या करेगा, यही जो है आपका जो है काली मिट्टी का निर्माण करता है। तो देखो बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक है, इसलिए काली मिट्टी का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये मैप आपसे समझ में आ गया होगा।
इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगी आपको पीडीएफ। जब आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी, बार बार देखेंगे तो ज्वालामुखी के एक व्यू आपके अंदर बन जाएगा, तो जिससे आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी। आपको समझना आसान हो जाएगा कि कैसे हमें ज्वालामुखी के लावा को कैसे समझना है, कैसे चीज़ों को जानना, लावा कैसे निकलता है पृथ्वी से। ये चीज़ों को आप जब लगातार मैप में देखते हैं तो वो याद हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि ज्वालामुखी से क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, ठीक है ना, कौन कौन चीज़ें निकलती हैं, हम एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम जो चलते हैं यहाँ देखते हैं ज्वालामुखी के निश्चित पदार्थ क्या है, कि ज्वालामुखी से कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, हम इसकी चर्चा करेंगे। क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ज्वालामुखी जब क्रिया होती है तो उससे कौन कौन सी गैसें बाहर निकलती हैं, उन गैसों के बारे में आप बताइए। तो 4-5 ऑप्शन होता है और उन गैसों के बारे में आपको बताना होता है, ठीक है ना। तो लिखा है क्या, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, जैसे गैस और जलवाष्प के रूप में, विखंडित पदार्थ के रूप में और लावा के रूप में। अभी आगे आएगा। तो पहले हम गैस और जलवाष्प देख लेते हैं। जलवाष्प वो होता है जिसमें पानी की जो राख धुआं गैस होती है उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जलवाष्प निकलता है। देखो, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वप्रथम गैसों और जलवाष्प बाहर आते हैं। जैसे ही विस्फोट होता है बेटा, ध्यान देना, तो सबसे पहले जब विस्फोट हुआ तो सबसे पहले जो गैस निकलती है वो गैस निकलेगी और फिर साथ में जलवाष्प निकलता है। इसके बाद लावा, इसके बाद बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं और पत्थर निकलने के बाद अंत में लावा निकलता है, ठीक है। क्योंकि पत्थर छिद्र में अटके होते हैं, तो जब तेजी से नीचे से विस्फोट मारता है, प्रेशर मारता है, तो वो जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं चट्टानों के, वो बहुत दूर दूर तक जाके गिरते हैं, ठीक है। इसे एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, 2012 मूवी आई थी जो है महाविनाश के लिए, कि इसके बाद धरती नष्ट हो जाएगी। तो उसमें एक महाप्रलय पे मूवी बनी थी ना 2012, उसमें देखो ज्वालामुखी को फटते हुए दिखाया गया है। जब फटती ज्वालामुखी तो बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े 5-5 किलोमीटर दूर जा जाके गिरते हैं, तो ठीक है। तो उसके अलावा क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या निकल रहा है, गैस और जलवाष्प की निकल रहा है। तो जो क्या हो रहा है, ज्वालामुखी उद्गार के समय सर्वप्रथम क्या निकलता है, गैस और जलवाष्प बाहर आते हैं, याद रखना। इसमें जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक 60 से 90% होती है। जलवाष्प जो होते हैं, जो पानी की मात्रा होती है, वो 60 से 90% तक पाए जाते हैं। अन्य गैसों में CO2 पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड पाया जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड पाए जाते हैं। इतनी गैसें जो है अगर कहाँ पाई जाती हैं, तो इतनी गैसें जो है वायु जब ज्वालामुखी क्रिया की निकलती है तब पाई जाती है। अब देखो, CO2 निकल रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, क्लोराइड निकल रहा है, इसके बाद में हीलियम निकल रहा है, सल्फर ऑक्साइड निकल रहा है। तो ये सब क्या करते हैं, ये वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। वायुमंडल में गैसों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार भी होते हैं, ठीक है। तो अगर आ जाए वायु प्रदूषण के लिए प्राकृतिक कारणों में, तो ज्वालामुखी नंबर 1 पर आता है। ज्वालामुखी जो है वो हमारे वायुमंडल को नुकसान पहुंचाता है। और जहाँ ज्वालामुखी आता है जापान वापान में, तो पूरा वायुमंडल बिल्कुल ब्लैक कलर का दिखता है। उस समय लगता है कि वो इतना अंधेरा छा जाता है कि सूर्य रोशनी 10 दिन दिखाई ही नहीं पड़ती है, ठीक है ना। तो ये बात याद रखना। इसके बाद आते हैं विखंडित पदार्थ। विखंडित पदार्थ क्या क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम करेंगे। तो इसमें धूल और राख से बने चट्टानी टुकड़े होते हैं, उसे टफ कहते हैं, ठीक है। जो धूल और राख से जो चट्टानी टुकड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, टफ कहते हैं। तो टफ बड़े बड़े गिरते रहते हैं, उससे टूट करके निकलते रहते हैं। मटर के दाने के आकार वाले टुकड़े को लेपिली कहा जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, जो मटर के दाने जैसे जो टुकड़े निकलते हैं तेजी से, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लेपिली कहते हैं। और कुछ इंच से लेकर कई फीट तक के व्यास वाले बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े को बाम कहा जाता है। बाम, ये बम के रूप में गिरते हैं ना, इसलिए बाम कहा जाता है, ठीक है ना। और कोड़ाकृत अपेक्षाकृत बड़े आकार के टुकड़े को ब्रेसिया आदि नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये याद नहीं होता तो कोई बात नहीं है, ये आपसे, लेकिन ये चीज़ें आपको जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। एग्जाम में तो ज़्यादातर नहीं पूछा गया, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो आप बता सकते कि टफ और लेपली, ये बाम, ये सब किससे जुड़ा हुआ है, तो सब ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब गौर करना बेटा सब लोग, कि पहले क्या निकला, गैस और जलवाष्प निकला, फिर विखंडित पदार्थ निकला, अब क्या निकला, तो अब लावा निकला। अब तीसरा नंबर किसका आया, लावा का, जो भी मैंने आपको मैप दिखाया है सब आपको फोटो में। तो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में
स्थित तरल पदार्थों को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निश्चित मतलब होता निकलने के लिए होता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। याद रखना, जब पृथ्वी के अंदर हो तो उसे मैग्मा कहेंगे, याद रखना। और जैसे ही वो पृथ्वी के बाहर आ जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, याद रहेगा। तो लावा निकलता ज्वालामुखी भूगर्भ से, ये तरल पदार्थ होता है। लावा होता क्या है, वो चट्टाने होती है, वो चट्टाने गल जाती हैं और गल करके वही निकलती हैं। ठीक है ना, तो वही होती है। बाद में वही जब सूख जाती है तो फिर बेसार चट्टान बन जाती है, अग्नि चट्टान बन जाती है। ठीक है, तो चट्टान के बारे में जो कल पढ़ाऊंगा चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, होने के बाद वह अग्नि चट्टान की उपमा धारण करता है। सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार के होते हैं। लावा दो प्रकार के, एक होता है एसिड लावा, एक होता है बेसिक लावा। ठीक है, ये जानना बहुत जरूरी है कि एसिड लावा और बेसिक लावा होता क्या है। यह अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। जो एसिड लावा होता है वो अत्यंत गाढ़ा और चिपचिपा होता है। देखो अभी जो मैंने इमेज दिखाया था उसमें बिल्कुल देखा होगा, गाढ़ा और चिपचिपा आकार का है, जिसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है। तो सिलिका भी एक तरह की का खनिज पदार्थ है, तो इसकी मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। अतः यह धरातल पर दूर तक न फैलकर क्रेटर के आसपास गुंबदाकार शंकु का निर्माण करता है। क्योंकि गाढ़ा बहुत ज्यादा होता है तो ये बहुत दूर तक नहीं बह पाता है, कुछ ही दूर जाकर के वो रुक जाता है। जैसे स्ट्राम्बोली इटली और पाई डी ओम फ्रांस। ये स्ट्राम्बोली इटली का ज्वालामुखी है और पाई डी होम फ्रांस का ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी इसी के उदाहरण है जहाँ एसिड लावा ज़्यादा निकलता है, ये उसी का उदाहरण दिया गया है। तो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इटली में है। ठीक है ना। बेसिक लावा क्या है, यह हल्का पतला धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला और कम सिलिका युक्त लावा होता है। ठीक है, यह हल्का होता है, पतला होता है, धरातल पर शीघ्रता से फैलने वाला और कम सिलिका युक्त लावा होता है। अतः इससे चपटी और सिल्ड शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे मोनालोवा शंकु हवाई द्वीप, तो हवाई द्वीप में जो मोनालोवा ज्वालामुखी पाया जाता है वो वहाँ पर कौन सा लावा निकलता है, तो वहाँ बेसिक लावा निकलता है। ठीक है ना, तो ये लेकिन ये आपको याद रखने जो नहीं, अगर आप ये ना याद रहे कि कहाँ पाया जाता है, लेकिन ये जरूर याद रखना कि लावा दो प्रकार के होते हैं, एक एसिड लावा, एक बेसिक लावा। एसिड लावा क्या ज़्यादा चिपचिपा होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, और बेसिक लावा जो है कम चिपचिपा होता है और वो जो है क्या होता है, हल्का होता है। ये जरूर याद रखना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कह रहा है ध्यातव्य है कि वर्तमान समय में मैग्मा लावा और अग्नि चट्टानों का वर्गीकरण रासायनिक और खनिज संगठन के आधार पर किया गया है। जैसे फेल्सिक क्या होता है, तो जिसमें खनिज सिलिका प्रधान क्वार्टरजाइट और ये सब होते हैं उनको क्या कहते हैं, फेल्सिक। मैफिक, ये सब खनिज पाए जाते हैं किसमें, लावा में पाई जाती है, वो उसी की बात कर रहा है। ये आपको याद रहे चाहे ना याद रहे, लेकिन ये चीज़ें यहाँ आपको इसलिए दी जा रही हैं जिससे आपको ये अगर कहीं पे अगर आ जाए तो आपके पास एक नोट्स के रूप में रहेगा। लेकिन अभी तक ऐसा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने इन सबको भी मैंने दे दिया है आप लोगों को समझाने के लिए, बताने के लिए कि ऐसे भी हो सकते हैं। तो मैफिक क्या है, इस समूह के खनिज में मैग्नीशियम और लोहा तत्व की प्रधानता अधिक होती है। तो आग्नेय चट्टानों में ही लोहा पाया जाता है और आग्नेय चट्टानों में ही मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यून होती है। ये तो रंग में गहरे होते हैं। ठीक है, पायरक्सिस और एम्फीबोल्स और आल्बिन, ये सब नाम है खनिजों की, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, यहाँ दे दिया गया है तो आप याद रखना कुछ चीजें। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्वालामुखी के अंग की बात करते हैं। ज्वालामुखी के कौन कौन से अंग होते हैं। ठीक है ना, तो ज्वालामुखी पहले आपको दिखा देता हूँ तब उसके अंगों की चर्चा करता हूँ। ये क्लास 7 के एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है बेटा, सब लोग ध्यान देना। देखो ये है आपका प्लेट है, प्रॉपर्टी हो गया, प्लेट हो गया। प्लेट के नीचे मैग्मा है, देखो ये मैग्मा है और ये मैग्मा भरा हुआ है, तो जो नीचे रह गया धरातल के उसे क्या कहेंगे, मैग्मा। और ये है आपका क्या, निकास नली है जहां से लावा निकल के बाहर फैल जाता है। देखो यह बाहर निकल के फैला है कि नहीं फैला है, ठीक है ना, ये बाहर निकल के फैल जाता है। और जो ये ब्लैक कलर का है ये सब लावा है, उसकी अलग अलग परतें हैं, ये बहुत दिनों से निकल रहा है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया, एक पहाड़ जैसा दिख रहा है। तो उस पहाड़ को क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी शंकु बोला जाता है। ठीक है, तो ये पहले निकला होगा, तो ध्यान देना सब लोग, वो बेटा सब लोग वो ध्यान से देखना, ये जब पहली बार निकला होगा तो ये पहले यहाँ रहा होगा। देखो ध्यान से, जब पहली बार निकला होगा तो ये इतना ही रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक फैला होगा। कुछ दिन और बीता तो यहाँ तक फैला है, कुछ दिन और बीता तो यहाँ तक फैला है, कुछ दिन और बीता फिर यहाँ तक फैल गया, फिर कुछ दिन निकला, ऐसे से निकलते निकलते ये क्या हो गया, एक पहाड़ का रूप ले लिया, एक बहुत बड़े पर्वत का रूप ले लिया। तो ज्वालामुखी से भी पर्वतों का निर्माण होता है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा तो चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगी।
और देखो ये गैस और राख को निकलते हुए दिखाया गया है। देखो ये गैस राख है और जहां पर गैस राख निकलता है उस स्थान को क्रेटर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्रेटर कैसे बनता है मैं बता देता हूँ। जैसे ये ज्वालामुखी, ये कोई पहाड़ है, पहाड़ जो ज्वालामुखी निकलता है तो वहां पे बीच में गड्ढा बन जाता है ऐसे, तो इसी को क्रेटर बोला जाता है। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और जब इसमें पानी भर जाता है तो इसे हम बोलते हैं क्रेटर झील बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? क्रेटर झील। इससे हमारी ज्वालामुखी क्रिया खत्म हो गई तो यहाँ गड्ढा बना रहेगा तो उसमें पानी भर देंगे तो उसमें उसे क्या कहेंगे? क्रेटर झील कहते हैं। तो क्रेटर झील का निर्माण बहुत ही ध्यान समझना, क्रेटर झील का निर्माण ज्वालामुखी से भी होता है बेटा, और किससे होता है? तो ये जो है उल्का पिंड के गिरने से भी क्रेटर झील का निर्माण होता है, जो लोनार झील मैंने बताया था वहां पे। ठीक है ना, क्लासेस के पहले बता चुका हूँ। ठीक है, ये दोनों बात याद रखना। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे आपको सब समझ में आ गया होगा। तो ये अलग अलग सबके अंग हैं, जो वही अंगों की बात ये कर रहा है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि लावा जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होने लगते हैं तो उसे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। देखो शंकु बना है कि नहीं बना है? ये देखो शंकु बना है कि नहीं बना है? ये पूरा देखो शंकु बना है कि नहीं? ये पूरा शंकु ही है। तो आपको समझ में चीजें आ गई होंगी, ये पूरा शंकु ही है। ठीक है ना, ठीक है ना। देखो ये पूरा शंकु बना होगा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक शंकु हो गया। तो वही कह रहा है जो जमा हुआ है लावा का उसी को शंकु कहा जाता है। ठीक है, ये उसका एक अंग हो गया ज्वालामुखी का। जब जमाव अधिक हो जाता है तो शंकु काफी बड़ा हो जाता है तथा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। मैंने बेटा वही बताया था कि पहले शंकु बनते हैं, वो जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे ही वो क्या बन जाते हैं? पर्वत का रूप ले लेते हैं। तो ज्वालामुखी से भी पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार के शंकु को ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, वॉल्केनो माउंटेन कहते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस पर्वत के ऊपर लगभग बीच में एक छिद्र होता है जिसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। देखो छिद्र यहाँ आपको दिख रहा होगा, आप देखिए यहाँ पे छिद्र आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये है आपका जो है ज्वालामुखी है, और ये देखो छिद्र है जो जहाँ से ये अंदर की ओर जाते हैं। देखो ये अंदर की ओर आते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया छिद्र हो गया। फिर क्या कह रहा है ये? इस छिद्र का धरातल के नीचे भूगर्भ से संबंध एक पतली नली के रूप में होता है। नली भी दिखाया था मैंने। इस नली को ज्वालामुखी नली पाइप कहते हैं। जब जब ज्वालामुखी का छिद्र विस्तृत हो जाता है तो उसे ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। जब धसाव या अन्य कारण से ज्वालामुखी का विस्तार अत्यधिक हो जाता है तो उसे काल्डेरा कहते हैं। काल्डेरा क्या होता है बता देता हूं मैं, ध्यान समझना बेटा सब लोग ध्यान से कि काल्डेरा होता क्या है और क्रेटर क्या होता है। ठीक है, देखो पहला चीज देखो, ये कोई पर्वत है। ठीक है, जब छोटा अगर झील बन जाए, गड्ढा बन जाए तो उसे क्रेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। लेकिन अगर यही गड्ढा बड़ा हो जाए, यही गड्ढा बड़ा हो जाए तो इसको क्या बोल देंगे? काल्डेरा बोलेंगे। ठीक है, तो झील के छोटे रूप को क्रेटर और बड़े रूप को क्या बोलेंगे? काल्डेरा बोलते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, आगे बढ़े तो काल्डेरा भी इससे जुड़ा हुआ है और क्रेटर भी इससे जुड़ा हुआ है, और ये है आपका मैप जो ज्वालामुखी का दिखाया गया है। ठीक है ना, तो ये बच्चों को समझाने के लिए क्लास 8 के एनसीईआरटी में, क्लास 7 के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आप वहां से देखते रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं ज्वालामुखी में चीजें देखते। ज्वालामुखी से निकलने वाले विभिन्न पदार्थ, ज्वालामुखी के प्रकार बात करते हैं। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना, सक्रिय ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रियता के आधार पे हम गिनती करते हैं और एक उद्गार के आधार पे करते हैं। अगर हम सक्रियता के आधार पे करें तो ज्वालामुखी तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, एक होता है शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी वो होते हैं जो लगातार विस्फोट होते रहते हैं, उन्हें सक्रिय कहते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी उसे कहते हैं कि जो अभी हाल में विस्फोट नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में विस्फोट हो सकता है। और शांत ज्वालामुखी वो होता है जहां भी विस्फोट नहीं होगा। अब वो बिल्कुल शांत हो चुके हैं और वहां प्लेटें नीचे नहीं टकराती हैं और वो हमेशा शांत बने हुए हैं। अब वहां भविष्य में कभी भी विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है, तो इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। ठीक है, जबकि दूसरी तरफ
उद्गार के अगर आधार पर देखें तो ज्वालामुखी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है केंद्रीय उद्गार, एक होता है दरारी उद्गार। केंद्रीय उद्गार से विस्फोट होता है और दरारी उद्गार से विस्फोट नहीं होता है, बस दरारों से क्या होता है, मैग्मा बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, याद रखना। तो दो तरह के होते हैं, देखो एक होता है सक्रियता के आधार पे सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त और शांत, और उद्गार के आधार पे दो होते हैं, एक केंद्रीय जिसमें विस्फोट बहुत ज्यादा होता है और जिससे जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तभी केंद्रीय उद्गार निकलता है, विस्फोट होता है, तो उसे केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी कहते हैं। और जब दो प्लेटें दूर भागती हैं, ध्यान देना, जब दो प्लेटें दूर भागती हैं तब उसे दरार जो उत्पन्न होता है उसे दरारी ज्वालामुखी कहते हैं, और इसमें विस्फोट नहीं होता है, बस केवल मैग्मा बाहर की ओर निकलता रहता है। अभी आगे मैं बताऊंगा तो चीजें समझ में आएंगी और अच्छे से। ठीक है, अब ज्वालामुखी के प्रकार अगर देखें तो सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी बात करें तो 3 श्रेणियों में होता है। सबसे पहले बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, क्या है, ऐसे ज्वालामुखी जिनके मुख से सदैव आ गया ना, सदैव मतलब कि हमेशा विस्फोट होता रहता है, हर 3 महीना में, 4 महीना में, 1 साल में एक बार विस्फोट जरूर हो जाता है। सदैव धूल, धुआं, वाष्प, गैसें, राख, चट्टान, खाद, लावा आदि पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। ठीक है ना। वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 500 से अधिक है। भारत में भी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पर है ये, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप। इस चीज को याद रखना। आप लोगों के पास एटलस होगा, पेज नंबर 30 पे खोलना, पेज नंबर 30 पे आपको मिल जाएगा कि बैरन द्वीप वहां पे लिखा होगा। ठीक है, तो बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भी याद रखना। विश्व के अन्य कुछ सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें बताना है, ये आप लोग याद रखना। मैं यहाँ आपको बता दूंगा और साथ में पेज नंबर भी बता दूंगा, आप लोग पेज नंबर नोट करते रहना और बाद में सब जा करके अपने एटलस पे देख लेना। ठीक है, मैं मुझे सारा पेज नंबर याद है, मैं बता दूंगा आपको यहीं पे, आप उसको फटाफट मैप पे जा करके उसको बाद में देख लेना कि किस पेज पे क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको वीडियो भी मिल जाएगा तो आप आसानी से उसको रोक करके वीडियो पहले मैप देख लेना, फिर आगे वीडियो बढ़ाकर देखते रहना। ठीक है, और अगर नहीं मिलेगा तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, यहाँ गौर करना। हवाई द्वीप, यूएसए हवाई द्वीप में जो है, हवाई द्वीप प्रशांत महासागर में है, यूएसए के अंतर्गत आता है। वहाँ पे किलायू ज्वालामुखी पाया जाता है जो सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, ये जा करके आप लोग पेज नंबर 92 पर देखना तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 92 पर। दूसरा है पापुआ न्यू गिनी, पेज नंबर 53 पे जाके देखना। पेज नंबर 53 पे देखोगे तो वहाँ 2 ज्वालामुखी पाए जाएंगे, पापुआ न्यू गिनी वहाँ पे लिखा है। ये ज्वालामुखी के नाम नहीं लिखेंगे, लेकिन ज्वालामुखी के नाम आपको याद रखना पड़ेगा, लांगिंगा और बांगाना, ये जो ज्वालामुखी वहाँ पाए जाते हैं। इंडोनेशिया में समेरू, जावा में, और मेरापी सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये है, मोरापी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, ये पेज नंबर 53 पे ये भी है। इंडोनेशिया, पेज नंबर 53 पे आपको इंडोनेशिया में जावा द्वीप पर आपको समेरू ज्वालामुखी के बारे में वहाँ दिया गया है, अगर नहीं दिया होगा तो बताऊंगा मैं। तावा द्वीप ज्वालामुखी वातुनातु आसुर, 80 किलोमीटर सक्रिय, 80 वर्षों से सक्रिय है। 800 वर्षों से सक्रिय ज्वालामुखी है यासूर। ये कहाँ है, ये भी पेज नंबर आपको 92 पर ही मिलेगा। पेज नंबर 92 पे चले जाना, वहाँ पे ये आपको मिलेगा। सिसिली द्वीप कहाँ है, ये है माउंट एटना पर, ये इटली में है। कहाँ पर, इटली में है। पेज नंबर 65 पे जाकर के देखना, आपको वहाँ मिलेगा। सिसिली द्वीप के बारे में वहाँ दिखाया गया है। इटली के साउथ में सिसिली द्वीप पे लिखा होगा और माउंट एटना भी लिखा होगा, तो ये पेज नंबर आपको 65 पे मिल जाएगा, वहाँ पे आप देख लेना जाकर के। ठीक है, तो सिसिली पूछा जाएगा आपसे कि माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर है, तो सिसिली द्वीप पर है और किस देश के अंतर्गत आता है, इटली में आता है ये। अगला है लेपारी द्वीप, स्ट्राम्बोली। लेपारी द्वीप कहाँ है, ये भी पेज नंबर 65 पर आपको मिलेगा। पेज नंबर 65 पे दोनों में आपको मिल जाएगा। और लेपारी द्वीप समूह जो है स्ट्राम्बोली है, वहीं पर है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है लेपारी द्वीप पर, ये भी इटली में है। तो ये दोनों ज्वालामुखी इटली में है बेटा, ये दोनों याद रखना, और दोनों पेज नंबर 65 पर दिए हुए हैं, आप वहाँ जाकर के देख लेना। 64, 65 दोनों पे देख लेना, जो फिजिकल मैप होगा उसी पे दिया होगा, आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और नहीं मिलेगा तो आप हमसे देन पूछ लेना, तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सिसिली द्वीप जो है कहाँ है, माउंट एटना है, और लेपारी द्वीप कहाँ है, स्ट्राम्बोली, ये दोनों इटली में है। पेज नंबर 65 पे वहाँ दिए गए हैं। और यह दोनों कैसे ज्वालामुखी है बेटा, तो दोनों सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में और कौन ज्वालामुखी है, इसके बाद में इक्वाडोर में कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, पेज नंबर 80 पे आपको मिल जाएगा। वहाँ पर पेज नंबर 80 एटलस में आप देखेगा तो आपको वहाँ ये भी मिल जाएगा,
ठीक है ना। तो इक्वाडोर में जो है आपको कोटोपेक्सी है और वहीं पर जो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी ये पाया जाता है। इसके बाद अंटार्कटिका का माउंट इरेबस, और अंटार्कटिका का माउंट इरेबस ज्वालामुखी ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये अंटार्कटिका आप पेज नंबर देखना जा करके, इसका पेज नंबर होगा आपका 96 नंबर पेज पर आपको ये दिया होगा, आप वहाँ जाकर के देख लेना, ठीक है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बैरन द्वीप ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी याद रखना। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में है। और ये जो है किस नंबर पेज में मिलेगा? तो पेज नंबर 30 पे मिलेगा, ये भी वहाँ जाकर के देख लेना, ठीक है। सब नोट करते रहना, बाद में जाकर के इन सबको देख लेना। आपको आर्ट वीडियो मिल जाएगा, आप वीडियो रोक लेना, पहले देख लेना तब आगे बढ़ना, ठीक है ना। इसके बाद हवाई द्वीप समूह पर मोना लोआ भी है, ये 2004-05 में यूपीपीसीएस में क्वेश्चन भी आ चुका है। तो मोना लोआ ये भी पेज नंबर आपको 92 पे मिल जाएगा, ये पे आप वहाँ जाकर देख लेना, आपको वहाँ मिलेगा। तो सब सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं और ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद में अर्जेंटीना, कुछ लोग हो सकता है क्वेश्चन समझ पूछने दिमाग में कौन सा मैप देखना है, तो ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ पेज नंबर, ये डॉक्टर अंशु के मैप को बता रहा हूँ मैं। आप जाकर के वहाँ एटलस, ये जो है एटलस मैप या और कोई ऑक्सफोर्ड का मैप में मत दिखना, वहाँ नहीं मिलेगा आपको, केवल डॉक्टर अंशु के मैप में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अर्जेंटीना का चिली की सीमा पर स्थित ओजान डेल सालाडो ज्वालामुखी ये भी है, जो है ये भी पेज नंबर 80 पे आपको मिल जाएगा। और अंटार्कटिका राष्ट्रद्वीप पर स्थित माउंट एल्ब्रिस पेज नंबर 96 पर आपको ये भी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो सारे ज्वालामुखी को मैंने पेज बता दिया है, आप उसको वहाँ जाके खोज लेना और आपको वहाँ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप मुझे बताना, मैं आपको क्लिक पिक्चर खींच के आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। अब आते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, डोरमेंट ज्वालामुखी वॉल्केनो क्या होता है कि जो ऐसे, देखो क्या लिखा है, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन उद्गार मतलब विस्फोट नहीं हुआ है, लेकिन जिसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। निकट भविष्य में तो नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में हो सकता है, ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी संज्ञा से जाने जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं, तो इनकी अगर चर्चा करें तो एक है इटली का विसुवियंस, पेज नंबर 65 पे आप जाए ना, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। इटली का विसुवियंस ज्वालामुखी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ये बताना पड़ेगा, ठीक है। जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, पेज नंबर 53 पर देख लेना, 53 पर आपको मिल जाएगा जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठंडा ज्वालामुखी है, अभी वर्तमान में विस्फोट नहीं हुआ है। इंडोनेशिया का कांकाताओ ज्वालामुखी, ये जो है ये पेज नंबर 53 पे आपको मिल जाएगा कांकाताओ ज्वालामुखी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नारकोंडम ज्वालामुखी, पेज नंबर 30 पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अंडमान निकोबार का जो नारकोंडम ज्वालामुखी है, ये भारत का ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त है। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, याद रखना बेटा, भारत में 2 ज्वालामुखी हैं, एक नारकोंडम है और एक है आपका बैरन। आगे मैं ये बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन अभी यहाँ बता देता हूँ, 2 ज्वालामुखी हमारे देश में हैं, एक सक्रिय ज्वालामुखी है और एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। अब आते हैं शांत ज्वालामुखी की बात कर लेते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या है, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल से कोई उद्गार नहीं हुआ है और जिसमें पुनः उद्गार होने की संभावना नहीं हो। मतलब कि जो अभी ऐतिहासिक काल से कई सालों से उद्गार नहीं हुआ है और आगे पुनः उद्गार होने की संभावना भी नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शांत ज्वालामुखी। बिल्कुल शांत है, कोई विस्फोट होने की आवश्यकता मतलब कि वो नहीं है, ठीक है, शंका नहीं है। अब ऐसे एग्जाम्पल में कौन कौन आता है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ईरान का को सुल्तान और देवबंद ज्वालामुखी, ये ईरान में पाया जाता है, दोनों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, रटना पड़ेगा, ठीक है। ये पेज नंबर 53 पे आपको मिल जाएगा। म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, ये आपको एटलस में नहीं मिलेगा, लेकिन याद रखना ये पेज नंबर 53 पे म्यांमार को एक बार जरूर देख लेना, पोपा ज्वालामुखी वहीं पे है। तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी, ठीक है, तो ये पेज नंबर 71 पे आपको मिलेगा, ठीक है। तंजानिया का किलिमंजारो ज्वालामुखी आपको ये मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख लेना, ठीक है। इसके अलावा इक्वाडोर का चिम्बिराजो ज्वालामुखी, पेज नंबर 80 पर आपको ये मिलेगा, जो है इक्वाडोर का चिम्बिराजो ज्वालामुखी, वो वहाँ पे भी है, ठीक है। ये भी शांत ज्वालामुखी है। और एंडीज पर्वत का एकांकागुआ एंडीज पर्वत का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये भी याद रखना, ठीक है। सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए अगर एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो एकांकागुआ है, और ये भी पेज नंबर आपको 80 पर ही मिलेगा, यह भी याद रखना, ये भी आपको पेज नंबर 80 पर मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना। ये चीज आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 80 पे मिलेगा, और ये अर्जेंटीना में है,
ठीक है ना। तो ये सब शांत ज्वालामुखी के उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, जिससे चीज़ें आपको बिल्कुल याद होती जाए और आपके लिए आसान होता चला जाए, ठीक है ना। तो आप इसको मैप में देखिएगा, अगर कहीं कोई डाउट होता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं और मैं आपको पूरा उसका आंसर दे दूंगा, ठीक है। इसके अलावा उद्गार के अनुसार ज्वालामुखी का उद्गार प्रायः दो रूपों में होता है। अब आया उद्गार, अभी तक मैंने क्या बताया था, सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी। अब विस्फोट के आधार पर ज्वालामुखी की बात करूंगा मैं। उद्गार के आधार पर अगर बात करूं तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है केंद्रीय उद्भेदन ज्वालामुखी, सेंट्रल इरुप्शन ज्वालामुखी होता है। इसमें विस्फोट होता है। और विस्फोट कब होता है, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तब, ठीक है। क्या कह रहा है कि जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख से भारी धमाके के साथ होता है, धमाका आ गया ना, विस्फोट हो गया, धमाके के साथ होता तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। या विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे होता। विनाशात्मक प्लेट में समझ में आया, जहां दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, जहां दो प्लेटें आपस में टकराएंगी ऐसे, तो उसी से जो विस्फोट होगा उसी से जो है हम क्या, कौन सा ज्वालामुखी होता है, तो उससे केंद्रीय सेंट्रल वाला जो होता है जो उद्गार होता है, विस्फोट होता है, उसी को माना जाता है, ठीक है। इस तरह के ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं, तो इस प्रकार ज्वालामुखी में आता है हवाई तुल्य ज्वालामुखी। हवाई तुल्य मतलब कि जो हवाई द्वीप ज्वालामुखी होते हैं उस तरह के, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी और विसुबियन तुल्य ज्वालामुखी। ये सब ज्वालामुखी है के नाम है, अलग अलग देशों के नाम। जैसे स्ट्राम्बोली कहाँ है, इटली में है। हवाई द्वीप अमेरिका में है। बाल्केनियन इटली में है। पीलियन ज्वालामुखी जो है जापान के पास है। विसुबियन ज्वालामुखी कहाँ है, तो ये भी इटली में है। तो इस तरह के जो विस्फोट वाले ज्वालामुखी होते हैं उन्हीं को यह कहा जाता है, ठीक है। इसमें पीलियन प्रकार की ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। अभी आगे मैं दिखाऊंगा, वो बहुत विनाशकारी होते हैं, बहुत ज्यादा विस्फोट करते हैं और इनके पत्थर बहुत दूर दूर तक जाके गिरते हैं, ठीक है ना। तथा इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक और भयंकर होता है, ठीक है। पश्चिमी द्वीप समूह के माल्टियन द्वीप का पीली ज्वालामुखी सुंडा ज्वालामुखी, सुंडा कहाँ है, सुंडा जो है आपका इंडोनेशिया में है। सुंडा और काका सुंडा जो जल डमरू मध का कांका तोआ ज्वालामुखी, ये भी इंडोनेशिया में है। तो ये वहाँ का ज्वालामुखी जो है, और फिलीपींस का माउंट ताल ज्वालामुखी भयंकर उद्गार होती है। ये सब उदाहरण में समझाया गया है। इनको आपको धीरे धीरे आप एक बार में याद नहीं होगा, लेकिन आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपको ये सब चीजें क्या होंगी, याद होती चली जाएंगी, ठीक है ना। ये चीजें, ये जितने ज्वालामुखी हैं जब विस्फोट करते हैं और इनसे जो है बहुत तेज आवाजें आती हैं। और ये है आपका, ये है केंद्रीय उद्घेर वाला विस्फोट, ये दोबारा दिखाया गया है। ऐसे ही विस्फोट होता है और इसे राख दूर दूर तक जाके गिरती है, दूर दूर तक पत्थर के टुकड़े जाके गिरते हैं, ठीक है। और इससे आवाजें आती हैं और बहुत ज्यादा प्रदूषण भी होता है, ठीक है। दूसरा है दरारी उद्भेदन। दरारी उद्भेदन क्या कहता है, देखो भैया, भूगर्भिक हलचलों से भूपट्टी के शैलों में दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से लावा धरातल पर प्रवाहित होकर के निकलता है, ठीक है। आप YouTube पे जाके देखना, बहुत सारा आपको दिखेगा, ठीक है, लावा निकलते हुए प्रवाहित होकर के निकलता है, जिसे दरारी उद्भेदन कहते हैं। अभी मैप पे आप दिखाएंगे, समझ में आ जाएगा। यह रचनात्मक प्लेट्स के किनारे होता है। इस प्रकार के उद्गार क्रेटेशियन युग में बड़े पैमाने पर हुए थे, जिससे लावा पठारों का निर्माण हुआ है। तो आपने देखा, मैंने बताया था महाराष्ट्र में लावा पठार पाया गया है। जहां महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, तो वो भी किस तरह के ज्वालामुखी हुए हैं, वो दरारी ज्वालामुखी हुए हैं। और दरारी ज्वालामुखी इस तरह का होता है, ये देखिए। आप नेट पे आज सर्च कर लेना ज्वालामुखी, उस पर सर्च करना यूट्यूब पे, और देखना आपको कितना लावा निकलते हुए दिखाई देगा। और बहुत स्पीड में लावा निकलता है, जैसे नदी बहती है ना, वैसे लावा की नदी बहती है, ऐसे आपको दिखाई देगा। देखो ध्यान से सब लोग बेटा, ये रचनात्मक प्लेट सीमा, यहाँ दो प्लेटें दूर भाग रही हैं। कहाँ भाग रही हैं, दो प्लेटें दूर भाग रही हैं, तो बीच में दरार पड़ गया। तो दरार से मैग्मा क्या होगा, ये मेंटल से जो मैग्मा है यही बाहर ऊपर निकल के आएगा और आकर के ऊपर क्या होगा, फैल जाएगा। और इसी से जो है, इसे क्या कहेंगे, लावा कहेंगे। और जब दूर तक फैल जाए, ऐसे दूर तक फैल जाए, तो उसे क्या कहेंगे, लावा पठार बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर ठंडा होने पर ये बेसाल्ट चट्टान बन जाती है और फिर यही काली मिट्टी पाई जाती है, जैसे हमारा महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। तो भी क्या हुआ है, दरारी उद्भेदन। अब देखो इसमें विस्फोट नहीं होता है, बस केवल दरार से निकलती है। लेकिन अगर यही दो प्लेटें आपस में टकराती तब विस्फोट हो जाता है, यही अंतर है, ठीक है। यही अंतर आपको याद रखना है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, ठीक है।
ध्यान से देखना, जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी तभी विस्फोट होगा, तब उससे जो है ज्वालामुखी, तो उसे क्या कहेंगे, केंद्रीय उद्गार ज्वालामुखी। और ये कौन सा है, दरारी उद्गार है। इसमें दो प्लेटें कहाँ जा रही हैं बेटा, दूर भाग रही हैं, और जब प्लेटें दोनों दूर भागेंगी तो बीच का जो मैग्मा होगा कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर निकलेगा। और जब मैग्मा बाहर की ओर निकलेगा तो ये आके बाहर क्या होगा, फैल जाएगा। और जब बाहर आके फैल जाएगा तो इसी से लावा निकलता है। अब ये दूर तक फैल गया और बहुत दूर तक फैल गया तो और ऊंचा हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, पठार कहेंगे। तो इसे क्या कहेंगे, लावा पठार कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात याद रखना। अब चलते हैं ज्वालामुखी का विश्व वितरण, कहाँ ज्वालामुखी सबसे ज्यादा पाया जाता है, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो देखो लिखा है प्लेट टेक्टोनिक, विवर्तनिकी। टेक्टोनिक की हिंदी होती है विवर्तनिकी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक के आधार पर प्लेट किनारों के प्रवेश में ज्वालामुखियों के क्षेत्र का वितरण वर्तमान समय में सर्वाधिक मान्य संकल्पना है। जहां प्लेटें आपस में टकराती हैं उसी आधार पर ज्वालामुखी के क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित हैं। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट सीमा के सहारे और 80% ज्वालामुखी विनाशकारी प्लेट सीमा के सहारे आते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आंतरिक भाग में भी होता है। ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं देता है क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उद्गार होता है, पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेंगे परिप्रशांत महासागरीय मेखला। प्रशांत महासागर के किनारे किनारे जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं बेटा, उसी क्या कहेंगे, परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहते हैं। भूकंप वो ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो चीजें आपको समझ में बिल्कुल आ जाएंगी कि परिप्रशांत और परिमेखला है क्या। तो प्रशांत महासागर के चारों तरफ का जो क्षेत्र होता है उसे क्यों कहते हैं, परिप्रशांत महासागरीय मेखला कहा जाता है। अभी मैं दिखाऊंगा तो समझ में चीजें आ जाएंगी। क्या कह रहा है ये कि प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर तटीय भाग में ज्वालामुखियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। यहाँ विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी मिलते हैं। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग दो तिहाई भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय क्षेत्र भागों, द्वीप मतलब जहाँ द्वीप की संख्या ज्यादा होती है तो द्वीप चाप बोलते हैं, द्वीप चापों और समुद्री द्वीपों के सहारे पाया जाता है। इसे प्रशांत महासागर का अग्नि वलय, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन कहते हैं। अब फायर रिंग क्या है, अभी मैप दिखाऊंगा, समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, इस पेटी अंटार्कटिका के माउंट एरेबस से शुरू होकर के दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतमाला के अनुसरण करते हुए अलास्का, पूर्वी रूस, जापान, फिलीपींस आदि द्वीपों से होते हुए मध्य महाद्वीपीय पेटी से मिल जाता है। अब ये मैप आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। देखो ये ध्यान से देखना सब लोग, ये आपको चीजें समझ में बिल्कुल आ जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, तो एक तरफ साइबेरिया है, एशिया महाद्वीप है, एक तरफ उत्तरी अमेरिका है, एक तरफ दक्षिणी अमेरिका है। यहाँ एंडीज है, यहाँ रॉकी है, ये जापान है। ठीक है, और यह फिलीपींस है, यह ऑस्ट्रेलिया है, और यहाँ न्यूजीलैंड है। अब देखो यहाँ पूरा भूकंप, देखो ये जो रेड कलर का डॉट डॉट बना हुआ है ये भूकंप को ज्वालामुखी को दिखाया गया है। किसको दिखाया गया है, ज्वालामुखी को दिखाया गया है। तो अगर इसको हम ध्यान समझना, अगर हम इसको आंतरिक्ष से जाके देखें तो ये हमें रिंग की तरह जलता हुआ दिखाई देता है ऐसे। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। हिंदी में क्या बोलेंगे, अग्नि वलय, ज्वालामुखी है सभी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। या आप बाहर ऊपर जाके देखेंगे तो ये रिंग जो है जो जलता हुआ दिखाई देगा आपको ऐसे ही। ठीक है, खास करके कहाँ दिखाई देगा, जब आप आंतरिक्ष से देखेंगे तब। ठीक है ना, ये बात याद रखना आप। ठीक है, तो पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो रिंग ऑफ फायर है वो किस महासागर में बनता है। तो रिंग ऑफ फायर जो बनता है वो किस महासागर में बनेगा बेटा, तो वो बनता है आपका किसमें, तो वो बनता है आपका प्रशांत महासागर में। ठीक है ना, एक तरफ देखो ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर एशिया, तो इसी के बीच में घिरा हुआ है प्रशांत महासागर, यही रिंग ऑफ फायर बनता है। ठीक है ना, अब आते हैं मध्य महासागरीय पेटी। इसके अंतर्गत किसका नाम आता है, तभी मैं दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगा। भूकंप वाला क्षेत्र है सब वही। तो इस
मेखला के अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेटों के सहारे आते हैं, क्योंकि यूरेशियाई प्लेट और अफ्रीकन और इंडियन प्लेट का अभिसरण होता है। यहाँ प्लेटें टकराती हैं, अभिसरण होता है, टकराती हैं। यूरेशिया महाद्वीप के आंतरिक भागों में नवीन वलित पर्वतों के सहारे पूर्व से पश्चिम में फैली हुई हैं। यह आइसलैंड से प्रारंभ होकर के स्कॉटलैंड होते हुए अफ्रीका के कैमरून पर्वत की तक जाते हैं। कनारी द्वीप पर इसकी दो शाखाएं हो जाती हैं, एक पश्चिम की ओर और दूसरी पूरब की ओर। अभी सब दिखाऊंगा मैं। पूरब की ओर जाने पर इसमें स्पेन, इटली, सिसिली, तुर्की, काकेशिया, आर्मेनिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, म्यांमार और मलेशिया आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये क्षेत्र है, यहाँ से शुरू होता है और ये पूरा ये है मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र है आपका। वही कल भूकंप पर जो बताया था। और ये है आपका रिंग ऑफ फायर। देखो यहाँ लिखा भी है, अग्नि वलय लिखा भी है। ठीक है, तो यह रिंग ऑफ फायर है ये। ठीक है, ये रिंग ऑफ फायर हो गया। और ये जो है आपका दूसरा क्षेत्र हो गया जो वहां बताया गया है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इंडोनेशिया तक चली जाती है। इसके अतिरिक्त अरब में जॉर्डन की घाटी, भ्रंश घाटी, लाल सागर से होते हुए श्रृंखला अफ्रीका की विशाल अफ्रीका भ्रंश घाटी तक फैली हुई है। पश्चिम की ओर शाखा केरानी द्वीप समूह से पश्चिमी द्वीप तक जाती है। यूरोप की राइन घाटी में ये अनेक विलुप्त ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो यह वही क्षेत्र दिखा रहा है बेटा, ये उसी क्षेत्र के अंदर सब बात कर रहा है जो क्षेत्र यहाँ आपको बनाया हुआ है। ठीक है, इतने क्षेत्रों की बात कर रहा है वो। ठीक है, जहाँ पे ज्वालामुखी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं मध्य अटलांटिक मेखला। मध्य अटलांटिक मेखला क्या है वो भी दिखाता हूँ। इसे मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी मेखला की संज्ञा से विकसित किया जाता है। यह मेखला रचनात्मक प्लेट सीमा के सहारे पाई जाती है। रचनात्मक प्लेट पाई जाती है क्या, कि दो प्लेटें हैं और आपस में दूर भाग रही हैं, तो दरार उद्भेदन यहाँ ज्यादा होता है। देखो यहाँ लिखा भी है, जहाँ दो प्लेटों के अपसरण से के कारण दरार या भ्रंश का निर्माण होता है, तो वहाँ ऐसे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ है, आइसलैंड से लेकर के और ये नीचे तक आता है आपका, कहाँ तक, तो ये बिल्कुल आ जाता है सेंट हेलेना द्वीप तक आता है ये। ठीक है, और ये है आपका मैप, ये वाला है, ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आता है। ये वाला क्षेत्र आ गया, ये हो गया नंबर 3। ठीक है, देखो यहाँ रेड कलर का बना हुआ निशान, ये प्लेटों की सीमा है। ठीक है, किसकी सीमा है, तो प्लेटों की सीमा है। यहीं से जो है ये ज्वालामुखी यहाँ तक आता है। ठीक है ना, अब ये याद रहेगा सबको, ये वाला क्षेत्र है। ठीक है ना, ये है आपका थर्ड पार्ट हो गया ज्वालामुखी का। पहला तो प्रशांत महासागर का किनारे किनारे, दूसरा मध्य वाला और तीसरा ये अटलांटिक क्षेत्र में। ठीक है, ये 3 क्षेत्र हो गए ज्वालामुखी के। इसके अलावा और कोई क्षेत्र है, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। अंतर प्लेट ज्वालामुखी होता है जो धरती के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें वो विस्फोट नहीं हुए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा जरूरत नहीं जानने की। ठीक है, यहाँ केवल लिख दिया गया ऐसे ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो विस्फोट अभी हुआ नहीं है, तो ऐसे इसीलिए हम उनको जो है गणना नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ लिखा हुआ है तो केवल इतना याद रखना कि इसके बारे में बस इतना याद रखना कि ज्वालामुखी अभी विस्फोट नहीं हुए हैं, इसलिए इनका पता लगाना में आसान नहीं है। ठीक है, और ऐसे ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं, तो हवाई द्वीप के क्षेत्र में पाए जाते हैं, खासकर कहाँ, अमेरिका के क्षेत्र में। जो ये वाला है यहीं पे ज्वालामुखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ हवाई द्वीप कहाँ पर है। ये है आपका, यहीं पे देखो, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है और यहीं पर है हवाई द्वीप। ठीक है, तो यहीं पे जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं उसी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है ना, ये उसी के बारे में बात कर रहा है जो वहां तक पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहा है ये, महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में भी ज्वालामुखी का विशेषकर दरारी उद्भेदन होता है। उदाहरण के लिए कोलंबिया पठार, कोलंबिया कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका नाम पे है। ठीक है ना, पेज नंबर 80 पे आप देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। इसके अलावा भारतीय प्रायद्वीप पठार, ब्राजील का पैराग्वे पठार, ये सब किससे बने हुए हैं, सब दरारी उद्भेदन से बने हुए हैं। इसका मतलब है कि जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में भी दरारी ज्वालामुखी होते हैं। ठीक है ना, इतना याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है उनका अलग अलग प्रकार होता है। ठीक है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं, देखो वही यहाँ पे दिया हुआ है जो मैंने अभी बात आपसे किया था। देखो पहला है क्या, पिलियन,
पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी कौन से होते हैं? तो देखो ये पीलियन प्रकार के ज्वालामुखी ये होते हैं, ठीक है। देखो इसकी विस्फोटक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, देखो लिखा है इसमें पीलियन तुल्य ज्वालामुखी सबसे अधिक विस्फोटक होता है और सिलिका की अधिक मात्रा, मैग्मा अधिक अम्लीय और चिपचिपा होता है, ठीक है। और ऐसे ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ उदाहरण में दिया गया है। देखो इसका विस्फोट ज़्यादा हो रहा है नहीं हो रहा है, धुआं देखो कितना दूर तक निकल रहा है, तो ऐसे ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में बताया गया, फूल की गोभी के आकार के होते हैं। देखो ये फूल की गोभी के आकार के ज्वालामुखी होते हैं और विस्फोट होता है, धुआं ऐसे निकलते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो विसुबियंस प्रकार, जो विसुबियंस है क्या कहते हैं? इटली का ज्वालामुखी, ये उसी प्रकार का ज्वालामुखी है ये, ठीक है ना। तीसरा है स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी, ये भी इटली का ज्वालामुखी है, तो ये इस तरह का पाया जाता है। देखो यहाँ पे पतली नली है, विस्फोट तेजी से होता है और पेड़ के आकार का दिखाई देता है, ठीक है ना, ठीक है। इसमें समानता विस्फोट की मात्रा कम होती है, तो नहीं के बराबर होता, विस्फोट ज्यादा नहीं होता है, बस धुआं बहुत तेजी से निकलता है, ठीक है ना। इसके अलावा हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई तुल्य ज्वालामुखी, हवाई कहाँ है? अमेरिका में। इसके समान जो ज्वालामुखी होते हैं उसमें देखो गड्ढे पाए जाते हैं, ऐसे सीढ़ी नुमा गड्ढे पाए जाते हैं और यहाँ से मैग्मा निकलता है और बाहर की ओर फैलता चला जाता है, ठीक है ना। ये ऐसे पाए जाते हैं, इसमें भी विस्फोट बहुत कम होता है। और अगला है विसुबियंस तुल्य ज्वालामुखी, ये भी इटली का ज्वालामुखी है और इसमें देखो विस्फोट होता है तो देखो दूर दूर तक जो है यही बाम्स गिरते हैं, टफ गिरते हैं, देखो दूर दूर तक चट्टानी टुकड़े दूर दूर तक जाके गिरते हैं, ऐसे दूर दूर तक जाके गिरते हैं, 5-5-6 किलोमीटर दूर तक जाके गिरते हैं। तो देखो धुआं भी निकल रहा है और इससे जो है बड़े बड़े चट्टान टुकड़े भी गिर रहे हैं। तो ये ज्वालामुखी के अलग अलग प्रकार हैं, उन्हीं के बारे में बताया गया। ये आपको याद रखना है, ये इस तरह के क्वेश्चन जो है पीटी में जल्दी नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन मेंस में ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए अगर आपको याद यहाँ नहीं होता तो कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। कभी कभी 1-2 पीटी में क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, ठीक है, लेकिन मेंस में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है, हमें इस आपको कैसे इसके बारे में टैकल करना है, ठीक है। आप 1-2 बार जब इसको पढ़ेंगे चीज़ें तो आपको चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले याद जानते हो कब होगा? जब आपको ये मालूम हो कि ये स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है कहाँ, तो ये इटली में है। हवाई द्वीप ज्वालामुखी कहाँ है बेटा? तो हवाई ज्वालामुखी अमेरिका में है, तो तब हमें याद होगा कि अच्छा ऐसे ज्वालामुखी भी होते हैं। विसुबियंस कहाँ है? ये भी इटली में ज्वालामुखी है, ठीक है। तो सारे ज्वालामुखी के उसी आधार पर इनका मैप अलग अलग बना के बताया गया है, जिससे आपको चीजें याद रहे। तो ये 4 प्रकार के हैं, ये 5 प्रकार के, 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों के बारे में आपको जानना जरूरी है। इसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा, जहां बाकी कहीं डाउट होगा तो मुझे बताना, फिर मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। कि विस्फोट के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, प्री में क्वेश्चन ज्यादा बहुत कम आते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। एक बार 1 या 2 बार क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, हमेशा क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। अगर आएगा भी तो आप ऐसे इसको टैकल कर सकते हैं, ठीक है ना। विस्फोट के आधार पर इसीलिए चित्र बनाया गया है जिससे आपको चीजें समझ में आए, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भारत के प्रमुख ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। अभी मैंने बताया, पहला है बैरन ज्वालामुखी जो अंडमान निकोबार में है, या एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भारत का है। दूसरा है नारकोंडम, भारत में केवल ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं केवल कहाँ? तो ये पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में, इसके अलावा और कहीं ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं भारत में, ठीक है। क्योंकि अंडमान निकोबार में प्लेटें आपस में टकराती हैं, इसीलिए वहाँ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन हो गया बेटा? तो हो गया आपको कौन सा ज्वालामुखी? बैरन हो गया। और पेज नंबर 30 पर जब आप जाएंगे तो आपको पेज नंबर 30 पर एटलस में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा है नारकोंडम ज्वालामुखी, यह भी अंडमान सागर में स्थित है और अंडमान सागर में स्थित, और ये प्रसूत ज्वालामुखी का उदाहरण है। अभी वर्तमान में इस पर विस्फोट कभी नहीं हुआ है, बस 15, 20, 25 सालों में, 30 सालों में, 50 सालों में, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में विस्फोट हो जाए, और जब हो जाएगा तो इसको फिर सक्रिय ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया जाएगा। तीसरा है कारातंग। कारातंग ज्वालामुखी ये भारत का शांत ज्वालामुखी है, और यहाँ ये शांत है और कीचड़ युक्त ज्वालामुखी, इसमें बहुत सारा कीचड़ भर गया है क्योंकि बहुत शांत हो चुका है, और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक भाग है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हमारे यहाँ तीनों ज्वालामुखी के उदाहरण है, सक्रिय भी, प्रसुप्त भी और शांत ज्वालामुखी, तीनों पाए जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक है ना। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, ज्वालामुखी से होने वाले लाभ क्या है। ज्वालामुखी से लाभ भी होता है, नुकसान भी होता है। पहले लाभ की बात कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। लिखा है ज्वालामुखी उर्वर भूमि, उद्योगों के लिए ऊर्जा, पदार्थ, पर्यटन, व्यापार से जुड़े हुए लोगों को जीविका प्रदान करता है।
कई लोग ज्वालामुखी का विस्फोट जब होता है तो देखने जाते हैं, तो आसपास के लोगों के लिए पर्यटन का साधन बन जाता है। इसके अलावा उर्वर भूमि काली मिट्टी का निर्माण होता है, तो ये हमारे लिए लाभ है कि नहीं है। तो कभी कभी एग्जाम में लाभ भी पूछ देता है, तो लोगों को लगता है क्या ज्वालामुखी से कोई लाभ है? हाँ, ज्वालामुखी से लाभ है। ठीक है। इसके अलावा ज्वालामुखी की सक्रियता के आधार पर समाप्त होने से लंबे समय बाद भी अधिकांश ज्वालामुखी क्षेत्रों में प्राकृतिक सौंदर्य विद्यमान रहता है। विश्व के अनेक क्षेत्र ऐसे आकर्षक क्षेत्र दृश्य प्रस्तुत करते हैं जहाँ कई राष्ट्रीय उद्यान बनाए गए हैं। ठीक है ना। दूसरा है यहाँ पर जो है प्यूमिस नामक जो है ज्वालामुखी उद्गार, ये हल्के वजन वाला सैल होता है प्यूमिस। ये बहुत महंगा बिकता है ये प्यूमिस पत्थर। ठीक है। और इससे जो है ये घिसाई वाले पत्थर के रूप में जाना जाता है। जो हमारे यहाँ घर और बनते हैं उसमें ऐसे पत्थरों को लगाया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं इटालियन मार्बल भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब ज्वालामुखी से निकलते पत्थर हैं। ठीक है। बहुत महंगे बिकते हैं और बहुत ही अच्छे होते हैं क्वालिटी में। कुछ कठोर कांच जैसे ज्वालामुखी सैल का प्रयोग आरंभिक सभ्यताओं में उपकरणों और आभूषण के रूप में होता है। कई तरह की यहाँ कांच पाई जाती है जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। इसके अलावा सोना, चांदी, तांबा ये सब ज्वालामुखी की चट्टानों से निकलते हैं। तो अगर सोना वहीं पाया जाता है जहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे अग्नि चट्टानें पाई जाती हैं और वहीं पर जो है सोना, चांदी, तांबा ये सब जो है पाए जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा यह विश्व में भूतापीय ऊर्जा का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है। इस जहाँ विस्फोट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे गरम गरम जल स्रोत पाए जाते हैं। देखो यहाँ लिखा है, ये हॉट स्प्रिंग पाए जाते हैं, जल स्रोत पाए जाते हैं, गीजर जिसे कहते हैं। और उससे जो है हम बिजली उत्पादन करते हैं। जैसे आइसलैंड और न्यूजीलैंड में इससे उत्पादन होता है, बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा और क्या लाभ हो सकते हैं? तो ज्वालामुखी इटली के विसुवियन ज्वालामुखी द्वारा निर्मित भूमि अंगूर के फलों के बगीचे के लिए वरदान साबित हुआ है। जैसे हमारे यहाँ का सबसे अधिक अंगूर कहाँ होता है? तो ऑस्ट्रेलिया वहाँ होता है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में कौन सी मिट्टी है? काली। उसी तरह से इटली में भी काली मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ पे अंगूर की खेती बहुत अच्छे से होती है। जापान और फिलीपींस में इन मृदाओं से धान की अत्यधिक उत्पादकता की जाती है। काली मिट्टी होती है और वहाँ धान अत्यधिक उत्पादन किया जाता है। कहाँ? जापान और फिलीपींस में। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण अमेरिका में जहाँ ज्वालामुखी होता है वहाँ कहवे की खेती बहुत अच्छी होती है। कहवा मतलब कॉफी की खेती अच्छी की जाती है। इक्वाडोर के एंडीज पर्वत श्रेणी में लाटा कुंभा नामक भ्रंश पत्थरों से निर्मित है, जिसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। इन पत्थरों का उपयोग किसके लिए करते हैं? भवन निर्माण के लिए किया जाता है। तो ज्वालामुखी से हमें कई लाभ हैं और कई नुकसान भी हैं। ठीक है। अब नुकसान की अगर बात करें, विनाश क्या है, इसका नुकसान क्या है? तो इससे जो है हमारा वायु प्रदूषित होता है, हमारे जो है वायुमंडल प्रदूषित होता है, भूमि प्रदूषित होती है। तो देखो लिखा है, ज्वालामुखी उद्गार के समय बड़ी मात्रा में तप्त लावा, ठोस सैल खंड, विषैले गैसें आदि भूमि पर और वायुमंडल पर फैल जाती हैं और मानव निर्मित संरचनाओं, भवन, सड़क, रेल मार्ग, पुल, औद्योगिक इकाई, जीव जंतुओं, प्राकृतिक पर्यावरण को अत्यधिक क्षति पहुंचाती हैं। इससे जन धन को अपार क्षति होती है। तो इससे नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है, लेकिन नुकसान ज्यादा होता है। फायदा भी होता है लेकिन नुकसान क्या होगा? ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें जान माल का नुकसान ज्यादा होता है, आदमी ज्यादा मर जाते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा लावा ज्वालामुखी से निकलकर ढाल के साथ तेजी से बहता है और अपने मार्ग में आने वाले प्रत्येक वस्तु को नष्ट कर देता है। विभिन्न मानव निर्मित संरचनाएं जैसे कृषि क्षेत्र, चारागाह आदि लावा से क्या होते हैं? ढक जाते हैं। नदियां, झीलें लावा से भर जाती हैं। कभी कभी जंगलों में आग भी लग जाती है लावा से। जब लावा जंगलों में प्रवेश करता है ऊपर से, तो जंगलों में आग लगने का भी कारण यही होता है। ठीक है ना। इसके अलावा ज्वालामुखी से निःसृत पदार्थ जैसे सैल, चूर्ण, धूल, राख आदि कुछ समय तक वायुमंडल में रहकर के उसे प्रदूषित करते हैं। बाद में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमि पर वापस आ जाते हैं और फसलों, मानव बस्ती, औद्योगिक इकाइयों आदि को अत्यधिक हानि पहुंचाते हैं। ठीक है ना। इससे भी नुकसान होता है। इसके अलावा जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है उसे अम्लीय गैस कहते हैं और वायुमंडल में जाकर के वो क्या करता है? तो अम्लीय वर्षा का कारण बनता है, एसिड रेन के लिए कारण जिम्मेदार हो जाता है। ठीक है ना। ज्वालामुखी भूकंप का ही एक महत्वपूर्ण कारक है। इसमें कभी कभी समुद्र के अंदर भूकंप आने से सुनामी आ जाती है और इससे मानव और अत्यधिक संपदा का नुकसान होता है। कल हम जो है सुनामी के बारे में पढ़ेंगे, कल हम चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे। तो सुनामी के बारे में बताऊंगा कि भूकंप के कारण ही सुनामी आती है। ठीक है ना। इसके बाद
ठीक है, इतना आज हम लोग यहीं तक करेंगे। ठीक है, इतनी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, तो कल हम लोग जो क्लास करेंगे वो इसके आगे शुरू करेंगे और उसमें बताएंगे हम आपको कि जो है ज्वालामुखी, तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये मैंने प्रकार बता दिया ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है और उनका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा और कहीं कोई डाउट होगा तो उसको पूछिएगा। कल जो आपकी क्लास होगी वो होगी चट्टानों की, कि हमारे पृथ्वी पर कितने प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं और उन चट्टानों का निर्माण कैसे होता है और उन चट्टानों से कौन कौन से पत्थर पाए जाते हैं, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, हम इनकी चर्चा कल आपसे करेंगे। इसके अलावा जो हम लोग कल बात करेंगे तो बात करेंगे हम लोग सुनामी की, कि सुनामी कैसे आती है, सुनामी आने का कारण क्या है। ठीक है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं, कल हम लोग इसके आगे क्लास बढ़ाएंगे। ठीक है, और स्थल मंडल कोशिश करूंगा कि 4-5 क्लास में आपका स्थल मंडल समाप्त हो जाए, फिर हम लोग वायुमंडल की ओर प्रवेश करेंगे, फिर जल मंडल की ओर प्रवेश करेंगे। ठीक है, इसके बाद में आप लोगों की मैपिंग करवानी है। मैपिंग में आपको जैसे एशिया का मैप करवाना है, फिर यूरोप का मैपिंग करवानी है। ठीक है, सबकी एक एक साथ मैपिंग भी करवाते चलेंगे तो आपको चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से याद होती चली जाएंगी। कौन सा देश किस देश को क्या किस वो कैसे बांटा गया है, मध्य एशिया किसे कहते हैं, पश्चिमी एशिया किसे कहते हैं, पूर्वी एशिया कैसे कहते हैं, खाड़ी देश किसे कहते हैं, इन सब की चर्चा मैं आपसे एक करके करूँगा। तो इससे आपका ज्योग्राफी में मैपिंग स्ट्रांग होती जाएगी और आपका जो है एक जो जीएस का जो क्या कहते हैं बेस है वो आपका मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है ना, तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग कल फिर मिलते हैं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।